A very good evening to all of you. So the today's topic of study is transportation in plants. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का और फूड का। जो वाटर है वो जाइलम वेसल की मदद से मूवमेंट करता है। दिस वाटर एंड मिनरल्स मूव विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स एंड फूड मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वेसल्स। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, वाटर एंड मिनरल्स का जो मूवमेंट है वो एक साथ होता है, जो रूट से लीव्स तक होता है, और जो फूड होता है यानी जो शुगर होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी होता है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, जो आपको ये जो वर्ड दिख रहा है जाइलम, ये फूड को, माफ कीजिए, ये वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो फ्लोएम है वो फूड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जो फ्लोएम है वो जो फूड मटेरियल मूवमेंट करवा रहा है उसका नाम सुक्रोज है। प्लांट्स में जो खाना बनता है वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दैट ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू स्टार्च फॉर द स्टोरेज, and when the food moves in the whole plant body, it moves in the form of sucrose। तो जब खाना मूवमेंट कर रहा है वो सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन बन रहा है वो ग्लूकोज के फॉर्म में। ये जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का डिफरेंस बता रखा है, आप इसको थोड़ा सा समझिए। जो जाइलम टिश्यू है, सबसे पहले उसके लोकेशन की हम लोग बातें करते हैं। तो जैसे सपोज ये किसी भी प्लांट की एक स्टेम है, मेन गर्थ है, ठीक है। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो सेंटर में होते हैं, जो पानी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमको पता है जो पानी होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, सिर्फ नीचे से ऊपर, क्योंकि जो पानी है वो सॉइल में होता है, और सॉइल से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूवमेंट कर रहा है, तो हम कहते हैं इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। वाटर का जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लेकिन हम जो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का जो लोकेशन होता है वो पेरिफेरल होता है, साइड में। अब ये जो साइड में जो फ्लोएम टिश्यू है, इसमें जो मूवमेंट होता है फूड का होता है। तो जो फूड का मूवमेंट होता है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों हो सकता है। अब ये ऊपर से नीचे का क्या मतलब है और नीचे से ऊपर का क्या मतलब है, आप देखिए। सपोज यहाँ पे कोई लीफ है और कोई लीफ यहाँ पर है। भाई प्लांट में तो कहीं भी लीव्स हो सकती है, तो इन लीव से जो मूवमेंट चल रहा है वो इधर भी जा सकता है, वो जो मूवमेंट है वो नीचे भी जा सकता है। भाई लीफ अगर बीच में है तो लीफ से खाना ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो हम लोग कहते हैं फ्लोएम में जो फूड पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड बोथ, दोनों तरीके का होता है। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। जो जाइलम टिश्यू है वो मोस्टली डेड होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द फोर एलिमेंट्स इन जाइलम, थ्री आर डेड आउट ऑफ द फोर। जैसे ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो जो जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं वो डेड होते हैं, और जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है वो सॉरी, यहाँ पे बताना चाहूंगा जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, और जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड होता है, ठीक है। ये ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये फाइबर्स का दूसरा नाम स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो ये तीनों डेड होते हैं। मैंने क्या बोला, जाइलम में तीन एलिमेंट डेड है, इसलिए जाइलम एक डेड टिश्यू है। जाइलम में कौन से तीन एलिमेंट डेड है? ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, जिसको जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। जाइलम फाइबर्स को जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं, ठीक है। ओनली वन एलिमेंट विच इज लिविंग इन जाइलम, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। तो चार में से तीन एलिमेंट डेड होने के कारण जाइलम एक डेड टिश्यू है, ठीक है। कमिंग टू फ्लोएम, फ्लोएम में मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं, और आप देखिए कि फ्लोएम में सीट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होता है, जिसको फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा को। तो सीट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है, लेकिन फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर ऑलवेज डेड। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हो, फ्लोएम फाइबर भी बोल सकते हो, ठीक है।
एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सीयू ट्यूब में अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता, स्टिल इट इज अ लिविंग टिश्यू, जस्ट बिकॉज कंपेनियन सेल जो है वो उसको लिविंग रखता है, या कहें कंपेनियन सेल का नाम ही कंपेनियन सेल है, कंपेनियन मींस हेल्पर, जो सीयू ट्यूब की हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो होता है उसमें पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये जो आपको बता रखा है, ये जाइलम में आप देख सकते हैं, जो पानी जो मूवमेंट कर रहा है वो यूनिडायरेक्शन, सिर्फ नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम में आप देखो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों टाइप के एरो बता रखे हैं। ठीक है, बाय डायरेक्शन होता है, टू वे फ्लो होता है, यहाँ भी वही बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, एसेंट ऑफ सेप, वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंट मींस बेटा ऊपर जाना, सेप मतलब लिक्विड होता है, जो पानी जो ऊपर जाता है, जो वाटर और मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, उसी को हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं, जिसमें रूट से लेकर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट्स के जितने ऊपर के पार्ट्स होते हैं उनमें पानी का पहुंचना होता है। एसेंट मींस ऊपर जाना, सेप मींस लिक्विड। ये दो तरीके से होता है, एक रूट प्रेशर। अब इमेजिन करिए, अगेन वंस अगेन हम एक प्लांट के एक स्टेम का डायग्राम देखते हैं। जैसे ये स्टेम है प्लांट की, ये लीव्स है। ठीक है, अब लीव्स में स्टोमेटास होते हैं, तो सपोज स्टोमेटास है, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, पानी इवोपरेट होता है, जिस प्रोसेस को बेसिकली हम ट्रांसपिरेशन ही कहते हैं, इवोपरेशन नहीं कहते हैं। जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर ड्रॉप्स इवोपरेट हो जाती है, हम यहाँ पर प्लांट्स में उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब देखिए, ट्रांसपिरेशन जब हुआ तो स्टोमेटा के पास जो वाटर ड्रॉप थी वो इवोपरेट हो गई। ठीक है, तो वो अपने पीछे वाले सेल से पानी की डिमांड करते हैं, तो पानी नेबरिंग सेल से स्टोमेटल पोर में आ गया। अब इस नेबरिंग सेल क्या करेगी, अपने पास वाली सेल से वाटर डिमांड करेगी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या कहता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां वाटर को हो वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की और वाटर मूवमेंट करता है। ठीक है, तो पानी कहाँ पे था, पहले स्टोमेटल पोर में था, वहां से इवोपरेट हुआ तो स्टोमेटल पोर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो गया, तो नेबरिंग सेल से उसने डिमांड कर ली, तो नेबरिंग सेल में जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब नेबरिंग सेल में हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, स्टोमेटल पोर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, तो नेबरिंग सेल से स्टोमेटल पोर में पानी आ गया, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी का डिमांड स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो एक सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस तरीके से जो डिमांड होती है वो जाइलम वेसल जहां पे स्टार्ट होती है वहां तक आ जाती है। तो आप देखो, जाइलम वेसल जो प्लांट बॉडी में कहीं यहाँ पर स्टार्ट होती है। अब सपोज ये रूट्स है, रूट हेयर्स है, सब समझिए, रूट्स है, और फिर रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये रूट हेयर्स हो गए। ये जो पहले मैंने प्रोसेस आपको बताई इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ये जो पूरी प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन के कारण पुलिंग हुई है। देखो, एक सेल ने दूसरी सेल से, दूसरी ने तीसरी, तीसरी ने चौथी, ऐसे डिमांड जाते गई और कहाँ तक पहुंच गई, जाइलम वेसल तक पहुंच गई। मतलब जाइलम वेसल तक, मतलब ये पूरी जाइलम वेसल ही है जो सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद है, लेकिन जहां पे जाइलम वेसल स्टार्ट हुई वहां तक पहुंच गई है डिमांड। अब वहां तक डिमांड पहुंच गई, पानी ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जाइलम वेसल तक पानी कैसे आता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल आपने समझ लिया, आप समझिए रूट प्रेशर क्या है। रूट प्रेशर ये कहता है कि पानी सॉइल से रूट्स में फिलअप हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वन सेल टू अनदर, अनदर टू डिफरेंट, ऐसे करते करते ऑल द सेल्स गेट द वाटर। So now all the cells is filled up with water. अब ये सारी सेल्स पानी से फिलअप हो गई है, तो एक प्रेशर जनरेट होता है रूट्स में, उसको कहा जाता है रूट प्रेशर। ये जो रूट प्रेशर होता है ये पानी को पुश करता है जाइलम वेसल की ओर। जब जाइलम वेसल की ओर पानी पुश होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये रूट प्रेशर की मदद से जाइलम तक पानी चढ़ गया, और ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से पानी ऊपर खींच लिया गया। यानी एक तरफ से धक्का दिया जा रहा है, रूट प्रेशर धक्का दे रहा है पानी को, धक्का देके जाइलम वेसल तक पहुंचा देता है, और जाइलम वेसल से
या कहें जहाँ जाइलम वेसल स्टार्ट हो रही है वहां से पत्तियों तक खींचा जा रहा है पानी, तो ये रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है, इसको पुशिंग फोर्स कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन पुल एक नेगेटिव प्रेशर है, इसको पुलिंग फोर्स कहते हैं। तो पुशिंग लगी जाइलम वेसल तक और जाइलम वेसल से पत्तियों तक पुलिंग हो गई। कहा जाता है कि मैक्सिमम हाइट 100 मीटर तक पानी जा सकता है थ्रू दिस टू पर्टिकुलर प्रोसेस। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की है, हम रूट प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, जो रूट प्रेशर होता है वो इफेक्टिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जैसे छोटे छोटे पौधे, तुलसी का पौधा है, तो उसमें जो पानी ऊपर तक पहुंचता है वो रूट प्रेशर से ही पहुंच जाता है, वहां ट्रांसपिरेशन पुल से पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूट प्रेशर का जो डिस्टेंस है पानी को पहुंचाने का कि कहाँ तक पहुंचा पाएगा वो थोड़ा कम होता है, फिर ट्रांसपिरेशन पुल की जरूरत पड़ती। तो बड़े बड़े पेड़ों में, बड़े बड़े ट्रीज में ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर दोनों मिलकर काम करते हैं और मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। छोटे छोटे पौधों में रूट प्रेशर ही पानी को पहुंचा देता है। दूसरा यहाँ पे एक लिखा है, रूट प्रेशर इज मोस्ट एक्टिव एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो। अब रातों में तो क्या स्टोमेटा बंद होता है, स्टोमेटा बंद है तो ट्रांसपिरेशन पुल होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा। उस केस में पानी ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन बहुत धीरे 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 धीरे। कब तक? सुबह की 4 बज जाती है और 4 बजे तक वो पानी ऊपर पहुंच जाता है। क्वेश्चन है कि जब ट्रांसपिरेशन बंद है, ट्रांसपिरेशन फुल काम नहीं कर रहा है, तो रूट प्रेशर तो जाइलम वेसल तक ही पानी को धक्का देता है, जाइलम वेसल से ऊपर तक लेके कौन गया? तो वही धक्का, यानी रूट प्रेशर ही धीरे 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 धक्का लगाते हुए उस पानी को ऊपर तक पहुंचा देता है। तो सुबह 4-5 बजे तक पानी ऊपर थोड़ा थोड़ा पहुंच जाता है, लेकिन वो स्लो होती है, प्रोसेस काफी स्लो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा विजिबल एज गटेशन। अब आपने कभी देखा होगा कि पानी की ड्रॉप्स आपको दिखती लीफ के मार्जिन्स पर। अगर आप सुबह सुबह इस पे निकलेंगे, घूमने के लिए निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लीफ की जो मार्जिन्स होती है, प्लांट्स की जो लीव्स है उसकी मार्जिन्स पे छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है। वो ड्रॉप्स क्या है? वो जो रूट प्रेशर की मदद से सुबह 4-5 बजे तक पानी जो ऊपर पहुंच गया था, अब स्टोमेटा तो बंद है, अभी तक खुले नहीं है। जब लाइट आएगी, सनलाइट, तब जाके खुलेंगे। तो जो सनलाइट आए उसके पहले अगर आप उन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे ड्रॉप्स कहाँ से निकल रही है, उसकी मार्जिन से लीक हो रही है। इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। जब लीफ की मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट्स लीक होने लगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन पुल द मेन ड्राइविंग फोर्स, ये सक्शन फोर्स है, यहाँ पे लिखा है। नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है। जो जाइलम, द नेगेटिव प्रेशर इज ट्रांसमिटेड डाउन द जाइलम टू द रूट्स। डाउन द जाइलम टू द रूट्स का मतलब ये है कि जाइलम से लेकर ऊपर तक पहुंचा देता है। टू द रूट्स क्या ये मतलब है, क्योंकि रूट्स में भी जाइलम वेसल्स होती, ठीक है। ऑल्दो रूट हेयर्स में नहीं होता, वहां पूरा रूट्स तक पानी पहुंचाना है, उसके बाद रूट्स खत्म नहीं हुई उसके पहले ही जाइलम वेसल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्या बोला? एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवोपोरेट इट पुल्स द नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपवर्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस क्रिएटिंग एन अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये एक वाटर का ड्रॉपलेट दूसरे वाटर के ड्रॉपलेट को पुश करता हुआ, पुल करता हुआ ऊपर तक ले जाता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, ये टेंशन थ्योरी क्या बोलती है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कोहेशन। देखो, वाटर भी वाटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो दैट इज कोहेशन। एडेशन क्या बोलता है कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो जाइलम की वेसल से भी तो जुड़ा हुआ है। तो देखो, वाटर का वाटर से भी बॉन्डिंग है और वाटर का जाइलम की वेसल से भी बॉन्डिंग है, जिस कारण से पानी जो है वो ऊपर तक जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग पानी को बहता हुआ देखते हैं, तो पानी बह क्यों रहा है? क्योंकि हर वाटर की ड्रॉपलेट दूसरे वाटर के ड्रॉपलेट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर अगर किसी ट्यूब में बह रहा है, जैसे जाइलम वेसल में फ्लो कर रहा है, तो वाटर का जो बॉन्डिंग है वो वेसल के साथ भी है, ठीक है, तभी जाके वो फ्लो कर पाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज कोहेशन टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन आप समझते हैं, इंश्योर्स द वाटर कॉलम इज रेजिलिएंट एंड रेजिस्ट ब्रेकिंग अंडर टेंशन, ठीक है। वाटर कॉलम टूटे ना,
इसको सरफेस टेंशन कहा जाता है, और कंटिन्यूअस कॉलम एक बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, स्टोमेटा का रोल अभी आपको बता दिया है। ट्रांसपिरेशन अननेसेसरी एविल, क्या बोला है? ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी एविल, एविल मतलब क्या है? राक्षस, लेकिन जरूरी राक्षस है। पहले तो राक्षस क्यों बोला? क्योंकि ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, की प्रोसेस के थ्रू पानी जो होता है वो, उसका लॉस हो जाता है। वाटर इतनी मेहनत से नीचे से ऊपर आया, ऊपर उसका लॉस हो गया, क्या है ये? तो इसको एविल बोला है, राक्षस, लेकिन नेसेसरी है। नेसेसरी इसलिए है क्योंकि पानी अगर वहां से इवोपरेट नहीं होगा तो नेक्स्ट वाटर ड्रॉपलेट नहीं आ पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि नेक्स्ट ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट लानी क्यों है अगर हम उसी को बचा सकते हैं तो आप ध्यान रखिए, किसी पेड़ में ये कंटिन्यूस फ्लो इसलिए जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होना है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम लोग पानी को ऐसा नहीं कर सकते कि उसको हम कहीं भी जाके रोक दें, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कोई मशीन नहीं है। मशीन्स में क्या होता है, आपको जब रिक्वायर्ड होता है आप बटन चालू करते हो, पानी आना स्टार्ट हो जाता है, बटन बंद, मशीन बंद, ठीक है, पानी बंद। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट, वहां आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो कोई मशीन चालू करी तो पानी की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए तो पानी ऊपर आ गया, जब जरूरत नहीं तो पानी बंद हो गया। तो यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, नीचे से ऊपर तक थोड़ा 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 पानी कंटिन्यूसली जीवन भर जाता रहता है। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपिरेशन से आसपास के एनवायरनमेंट में कूलिंग इफेक्ट होता है। आप अगर किसी पेड़ के नीचे सोते हैं और आपको बहुत ठंडक महसूस होती है, तो वो इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द कूलिंग इफेक्ट इन द सराउंडिंग। ठीक है, चलो, so why transpiration leads to water loss? It is essential for cooling the plant and providing the energy needed for the ascent of sap. ठीक है, जो एसेंट ऑफ सेप मतलब पानी को ऊपर लाने के लिए जो एनर्जी है वो उसके लॉस से ही आई है। क्यों? क्योंकि पानी का ड्रॉप लॉस हुआ तो एनर्जी मिली, एनर्जी मतलब रिक्वायरमेंट जनरेट हुई तो उसने पास वाली सेल से वाटर ड्रॉप ली, फिर रिक्वायरमेंट जनरेट हुई तो उसने उसके पास वाली सेल से वाटर ड्रॉपलेट ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये कुछ स्ट्रक्चर्स बता रखे हैं, फ्लोएम का है, स्क्लेरेनकाइमा है, कॉर्टिकल सेल्स है। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आप क्वेश्चंस अपने लिख सकते हैं और आई विल गिव यू द आंसर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।